गणित कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली है 3.3 कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से हल कर सकते हैं अपन इनको कि पहले समीकरण 1 से x या y का मान निकालना है। समीकरण 1 से जब x या y का मान निकालेंगे उसे बना लेंगे हम समीकरण 3, और जो x का मान हमने निकाला है 3 से वो रख देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे हम समीकरण 2 में। और जैसे ही समीकरण 2 में हम जब x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तब हमारा यहाँ हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। जो y का मान प्राप्त होगा वो हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस विधि में पहले हम एक समीकरण को लेते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ विधि समझा रहे हैं हम। तो यह समीकरण 1 है x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। यह पहला सवाल है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल परीक्षा में निश्चित ही आता है। तो यहाँ पहला समीकरण लिया हमने x धन y बराबर 14, अब हमने y का कर दिया पक्षांतर तो x बराबर हो जाएगा 14 ऋण y। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर तीसरा। जो x का मान हमने किस समीकरण से निकाला है, पहले से, तो पहले से निकाला है तो हम दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे। यदि हमने दूसरे समीकरण से x का मान निकाला होता तो पहले में प्रतिस्थापित करते। तो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया 14 ऋण y, यह तीसरा समीकरण बना लिया। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने का पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने समीकरण 1 से मान ज्ञात किया है तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। और यदि 2 से x का मान प्राप्त किया होता तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ x की जगह हमने 14 ऋण y बराबर 4। तो ये 14 ऋण y और ऋण y ऋण के 2y बराबर 4। अब हम पक्षांतर कर दें तो 14 4 का इस साइड कर दिया, 2y का इस साइड कर दिया। 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे बराबर 2y, 2 बटे में आ जाएंगे तो 10 बटे 2 बराबर y, या यहाँ आ जाएगा y बराबर 5। 2 पंचे 10 तो y का मान आ गया 5। अब यह 5 जो आया है यह हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ रखने पर नहीं लिखना है, प्रतिस्थापित करने पर लिखना है। तो y का मान जो 5 प्राप्त हुआ है वो समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करें तो 14 ऋण y, तो x बराबर 14 ऋण y का मान 5 रख दिया तो x का मान 9 आ गया। तो अपनी जो आंसर आ गई x बराबर 9 तथा y बराबर 5। इसका दूसरा समीकरण है, दूसरा सवाल है जो s ऋण t बराबर 3 और s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। यह पहला समीकरण और है दूसरा। तो पहले समीकरण से हम मान निकालें तो समीकरण 1 से s बराबर, यह 3 है, t का हमने पक्षांतर कर दें तो s बराबर 3 धन t, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2, क्योंकि हमने समीकरण 1 से मान निकाला है तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर तो s बटे 3, तो s का मान है 3 धन t, तो 3 धन t बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। यहाँ 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 6, तो 3 और 2 का लघुत्तम 6। अब 3 का 6 में भाग दें तो 3 दूनी 6, 2 का इसमें गुणा कर दें तो 2 3 6 धन 2t। 2 का भाग जाएगा 6 में तो 2 3 6, 3 बार 3 का गुणा t में कर दें तो 3t बराबर 6 जी, 6 धन 5t बटे 6 बराबर 6 बटे 1। तो एक गुणा कर दें तो 1 का इसमें करेंगे तो 6 धन 5t, 6 का 6 में तो 36। अब 6 का कर दें हम पक्षांतर तो 5t बराबर 36 ऋण 6, 5t बराबर आ जाएंगे 30, तो t बराबर 5 बटे में चले जाएंगे 30 बटे 5, यानी t का मान आ गया 6। अब t का जो मान प्राप्त हुआ है हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 धन t का यहाँ हम मान रख दें तो s बराबर 3 धन 6, तो s बराबर 9, s बराबर 9 और t बराबर 6, यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन है 3x ऋण y बराबर 3, यह पहला समीकरण। 9x ऋण 3y बराबर 9, यह दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 से हम मान निकालें पहले। तो समीकरण 1 से 3x ऋण y बराबर 3, y का कर दें हम पक्षांतर तो 3x, यहाँ y का पक्षांतर तो ऋण का y है तो धन का हो जाएगा। x बराबर जी 3 चले जाएंगे बटे में तो 3 धन y बटे 3, यह बन गया अपना तीसरा समीकरण। और यह जो मान प्राप्त हुआ है यह रख देंगे हम दूसरे समीकरण में। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो 9x का हमने यह मान रख दिया ऋण 3y बराबर 9।
यहाँ 3 से यह 9 कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 3 का इसमें गुणा कर दें तो 3 त्रिका 9 धन 3 बाई ऋण 3 बाई बराबर 9। 3 बाई से 3 बाई कट जाएंगे तो 9 बराबर 9 जो कि सत्य है। अतः रेखिक समीकरण युग्म के अनंतः अनेक हल हैं, क्योंकि इसके आगे तो हल ही नहीं हो रहा है सवाल। और यहाँ 9 बराबर 8 आ रहे होते तो अपन लिख देते 9 बराबर नहीं 8। कोई भी संख्या अगर बराबर नहीं आती तो बराबर नहीं है, अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं है। लेकिन जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो जो कि सत्य है, अतः रेखिक समीकरण युग्म के अनंतः अनेक हल हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। यह पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। यह समीकरण दूसरा। तो समीकरण 1 लिया अपन ने। समीकरण 1 से 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। अब पक्षांतर कर दें तो 0.3y का इस साइड हमने पक्षांतर कर दिया तो x बराबर 0.2 चले जाएंगे बटे में। यह बन गया समीकरण नंबर तीसरा। अब जो x का मान प्राप्त किया है हमने वो रख देंगे हम समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 क्या है 0.4x, x की जगह हम मान रख दें तो 0.4, यह हमने x का यह मान रख दिया, धन 0.5y बराबर 2.3। अब 0.2 से 0.4 काटें अगर हम तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक तो दशमलव हट जाता है यहाँ, इसका मतलब 4/2 ही कहलाए जी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएंगे। और 1.3 ऋण 0.3y धन 0.5y बराबर 2.3। अब 2 का इसमें हम गुणा कर दें तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 का इसमें करेंगे तो 2 3 6 और 2 शून्यम 0 दशमलव ज्यों कहते हैं। और यह बाई धन 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ 2.6 ऋण यहाँ आ जाएगा, ऋण के 0.6y में से धन के 0.5y घटा दिए अपन ने तो ऋण का 0.1y बच जाएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ 0.1 बचेगा। हाँ तो 0.1y बराबर 2.3। अब 2.6 2.3 का हमने इस साइड पक्षांतर कर लिया और ऋण के 0.1y का इस साइड कर दिया हमने पक्षांतर, तो यह धन के हो जाएंगे। 2.6 में से 2.3 घटाएं तो 6 में से 3 जाएंगे 3, 2 में से 2 0, तो 0.3 यहाँ 0.1y। अब 0.1 यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ भी दशमलव तो 3 बटे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक यानी इसके बटे 3/10 आएंगे, 1/10 आएंगे तो 10 से 10 कट जाएंगे। तो कभी भी दशमलव के बाद जितने अंक यहाँ हैं उतने यहाँ हों तो दशमलव हटा देते हैं तो y बराबर आ जाएगा 3/1, यानी y का मान क्या आ गया 3। अब जो 3 प्राप्त हुआ है तो वो रखते हैं 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 है x बराबर 1.3 ऋण 0.3 और यहाँ हमने y का मान रख दिया वो बटे 0.2। यह है समीकरण 3। 1.3 ऋण 0.3 y, यहाँ y का मान रख दिया है बटे 0.2। तो यह 1.3 ऋण 0.3 गुणित 3 बटे 0.2। अब यहाँ इसका मान हल करें तो यहाँ तो 1.3 इसका गुणा करेंगे तो 0.9 आ जाएगा बटे 0.2। तो 1.3 ऋण 0.9 बटे 0.2। यहाँ से इसे घटाएं, 3 के माने 13 में से 9 घट जाएंगे 4, यहाँ 0 बचेगा तो 0.4 बटे 0.2। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक तो दशमलव हट जाएगा 4/2, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ही आ जाएंगे। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका 5वां क्वेश्चन है करणी 2x धन करणी 3y बराबर 0। यह पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है करणी 3x ऋण करणी 8y बराबर 0, यह दूसरा। तो पहले हम समीकरण 1 से लें कि करणी 2x धन करणी 3y बराबर 0। अब हम पक्षांतर कर दें, करणी 2x ज्यों कहते हो इसका भी पक्षांतर कर सकते हैं या इसका कर दें। तो इस करणी 3y का इस साइड किया हमने तो ऋण की करणी 3y, x बराबर यह संख्या बटे में आ जाएगी तो ऋण की करणी 3 बटे करणी 2y, यह बन गया समीकरण नंबर 3। तो x का मान समीकरण 3 में, x का मान जो हमने निकाला है उसे हम 2 में प्रतिस्थापित करें। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 है करणी 3, यह x का हमने मान रख दिया, ऋण करणी 8y बराबर 0। अब इसका इसमें गुणा होगा जब तो करणी हट जाएगी, करणी 3 का करणी 3 में तो 3 और यह y, यह ऋण ज्यों कहते हैं, और करणी 2
ऋण के करणी 8y बराबर 0। अब यहाँ लघुत्तम से हल करें। करणी 3y ऋण के करणी 2 का करणी 8 में करेंगे तो करणी आ जाएगा 16y और बटे करणी 2 बराबर 0। यहाँ 3y 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 तो 4y बटे करणी 2 बराबर 0। त्रियक गुणा कर दें। इसका इसमें जब गुणा होगा एक का इसमें करेंगे तो यह संख्या ज्यों की त्यों, करणी 2 का 0 में तो 0 हो जाएगा। ऋण के 3y ऋण के 4y तो ऋण के 7y बराबर 0 तो y बराबर ऋण 7 बटे में पहुंच जाएंगे तो 7 का भाग शून्य में जाएगा 0 बार, तो y का मान आ गया 0। अब जो y का मान आया है वो रख देंगे हम समीकरण 3 में। तो y का मान अपन जो समीकरण 3 में रखेंगे यह वाला, तो यहाँ y की जगह जब यहाँ 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह भी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 ही प्राप्त होगा। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो करणी 3 बटे करणी 2 गुणित y की जगह पर हमने 0 रख दिया। 0 का इसमें गुणा होगा तो 0 बटे करणी 2 का 0 में भाग तो 0 ही आएगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 0, यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका 6वां क्वेश्चन है 3x बटे 2 ऋण 5y बटे 3 बराबर ऋण के 2, यह पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, यह दूसरा समीकरण। तो पहले हम पहले समीकरण से हल करें। प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण से लेना है या दूसरे, दोनों में से किसी भी समीकरण को यहाँ हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से 3x बटे 2 ऋण 5y बटे 3 बराबर ऋण के 2, यह समीकरण 1 लिया हमने। इसका हम कर दें पक्षांतर, तो ऋण के 2 ये हो जाएंगे इस साइड जाके धन की। अब यहाँ हल करें लघुत्तम से, यहाँ 3x बटे 2 ही बचेंगे, 3 दूनी 6 ऋण के 6 धन 5y बटे 3। अब यहाँ x बराबर 3 बटे 2 कहाँ चले जाएंगे बटे में, तो ऋण के 6 धन 5y बटे 3 और बटे में आ जाएंगे 3 बटे 2। तो जब बटे में आके आएंगे 3 बटे 2 तो फिर पलट कर 3 बटे 2 बटे में लिखेंगे या गुणा करके अपन क्या कर दें पलट के 2 बटे 3 लिख दें। इसके बटे में आ जाएंगी यह वाली संख्या 3 बटे 2 और फिर गुणा लगा के पलट जाएगी तो 2 बटे 3 हो जाएगी। अब यहाँ और आगे हल करें तो 2 का 6 में गुणा 12, 2 पंचे 10y और 3 त्रिका 9, यह बन जाएगा समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 से निकाला है अपन ने। अब x का मान जो निकाला है वो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बटे 3 समीकरण 2 क्या है x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो x की जगह हम x का मान रख दें। तो x का मान निकला है ऋण के 12 धन 10y बटे 9, तो x की जगह पर हमने यह मान रख दिया बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब यहाँ भी हल करें इसे, तो ऋण के 12 धन 10y बटे 9, यह इसके बटे क्या होगा 1, तो यह संख्या भी पलट जाएगी। तो 3 बटे 1 है तो 1 बटे 3 हो जाएगी धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब यहाँ 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ज्यों की त्यों संख्या, यहाँ 9 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 27 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब यहाँ ले लेंगे अपन एलसीएम, 27 और 2 का तो 54 आ जाएगा। यहाँ 54 लघुत्तम आ जाएगा। जब 27 का भाग जाएगा 54 में तो 2 बार 2 का इसमें गुणा होगा। जब 2 का भाग जाएगा 54 में तो 27 आएंगे, 27 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 54 लघुत्तम, जब 27 का भाग गया तो आएंगे 2 का इसमें गुणा किया तो यहाँ 24 धन 20y धन यहाँ हो जाएंगे 27y लघुत्तम से बटे 54 बराबर 13 बटे 6। अब यहाँ जोड़ें तो ऋण के 24, 20 और 27 कितने हो जाएंगे 47y बटे 54 बराबर 13 बटे 6। दोनों पक्षों में 54 से गुणा कर दें ताकि यह 54 कट जाए। 54 से गुणा करने पर तो यहाँ 54 कट जाएंगे। यहाँ जब 54 का गुणा करेंगे तो 6 से 54 काटें, 6 नाम 54, यहाँ कितनी आ जाएंगी 9, तो 9 का 13 में गुणा कर दें, 13 नंबर 117। तो ऋण के 24 धन 47y बराबर 117, तो 47y 24 का हो जाएगा, पक्षांतर धन के हो जाएंगे। 117 और 24 जोड़ेंगे 141, तो y बराबर 47 बटे में आ जाएंगे। तो 47 तिया 141, 47 का 3 बार गुणा करें तो 141 आएंगे। तो 47 से 141 में कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, तो y का मान आ गया 3। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर ऋण 12 धन 10y, y की जगह क्या रख दिया हमने 3 बटे 9, तो ऋण के 12 10 दिया 30 बटे 9। यहाँ और आगे हल करें, 30 में से 12 जाएंगे 18 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x का मान 2 और y का मान 3, यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि 2x धन 3y बराबर 11
और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। यहाँ हमको x और y के जो मान निकालेंगे हम इन दोनों समीकरणों से और यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे x और y के। यहाँ x और y के जब मान रखेंगे तो तब हमको m का मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, तो इसे हल करें। तो पहले समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 11, दूसरा दिया है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो यह पहला समीकरण और यह दूसरा। तो समीकरण 1 लिया हमने, समीकरण 1 से फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो 2x बराबर यह 11 3y का हमने पक्षांतर कर दिया तो x बराबर 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ बटे में, यह बन जाएगा समीकरण 3। तो x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2, यह समीकरण 3 बन जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो 2x का हमने यह मान रख दिया, यह वाला ऋण 4y बराबर ऋण 24, 2 से 2 कट जाएंगे, अब बचेंगे 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो 11 ऋण के 3 ऋण के 4 ऋण के 7y बराबर ऋण 24। तो ये 11 24 का हमने पक्षांतर किया तो धन के हो जाएंगे, ऋण 7y का इस साइड कर दिया तो 11 और 24 हो जाएंगे 35 बराबर 7y, 7 आ जाएंगे बटे में, 35 बटे 7 बराबर y, तो y बराबर आ जाएगा 5, 7 पंचे 35। तो जो y का मान 5 प्राप्त हुआ यह हम 3 में प्रतिस्थापित करें तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण जो 3 है वो है 11 ऋण 3y बटे 2। तो 11 ऋण 3y का मान हमने 5 रख दिया बटे 2। तो 11 ऋण 3 5 15 बटे 2, 11 ऋण 15 यानी ऋण के 4, धन के 11 है ऋण के 15 तो ऋण के 4 बचेंगे बटे 2, 2 दूनी 4, y का मान आ गया, x का मान आ गया ऋण के 2 और y का मान आ गया 5। अब जो अपन को समीकरण दिया है, एक रेखा का अन्य समीकरण दिया है, तो दी गई एक अन्य रेखा का समीकरण y बराबर mx धन 3 यह दिया है, m का हमको मान निकालना है। तो y का मान 5 है और x का मान 2 है, तो यह वाले मान हम इसमें रख दें। तो x व y के मान रखने पर y बराबर mx धन 3 में x व y के मान रखने पर, तो यहाँ y का मान कितना है, यहाँ y की जगह रख दिए हमने 5, यह m x की जगह ऋण के 2 रख दिए वो धन 3। तो ऋण 2 का m में गुणा होगा तो ऋण के 2m धन 3। अब यहाँ 5 3 का हमने पक्षांतर कर दिया तो 5 ऋण 3 बराबर ऋण के 2m। तो यहाँ 2 बच जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बराबर ऋण के 2m। तो ऋण के 2 कहाँ चले जाएंगे, बटे में, या अपन ने इस प्रकार लिख लिया कि m बराबर 2 बटे ऋण 2 या ऋण 2 बटे 2, दोनों एक ही बात है। यहाँ ऋण लगा दें क्योंकि यह बटे में जाएगा तो यहाँ ऋण लगा दें, यहाँ धन, लेकिन हमेशा ऋण का भाग धन में जाएगा तो क्या आएगा, ऋण ही। तो 2 एकम 2, ऋण का 1 प्राप्त हो जाएगा, यह m का मान आ गया ऋण 1। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। इसका तीसरा प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला समीकरण है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना वे दो संख्या मानी अपन ने x व y है। अब x व y, अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है हमको, 26। तो पहली शर्त बन गई कि x ऋण y बराबर 26, क्योंकि उनने दोनों संख्याओं का अंतर दिया है तो x ऋण y बराबर 26, यह पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त में वो बोल रहे हैं कि और एक संख्या यानी x दूसरी संख्या की 3 गुनी यानी 3y। तो एक संख्या, दूसरी शर्त है कि पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी यानी 3 से गुणा कर दिया, यह बन गया समीकरण नंबर दूसरा। तो यहाँ तो x का मान हमको प्राप्त हो गया 2 से, तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर यह x का मान जो 3y निकाला है, यहाँ x की जगह हम प्रतिस्थापित कर दें तो यह 3y, x की जगह 3y ऋण y बराबर 26, 3y ऋण y यानी 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 बटे 2, 2 से 26 काट देंगे तो 13 आ जाएंगे। y का मान कितना आ गया, 13। जो हमको y का मान प्राप्त हुआ है और तीसरे समीकरण में 2 में प्रतिस्थापित कर दें तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, y का मान आया है 13, 3 गुणे 13, 13 3 39, अतः वे संख्या 39 व 13 है। अब दो इनका अंतर कितना है, 26। तो 39 में से यदि हम 13 घटाएंगे तो 26 आएंगे। और वो यह भी बोल रहा है दूसरी शर्त में कि एक संख्या यानी x
दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी यानी 13 में 3 का गुणा करें तो यह आएगा 13 3 39, यानी दोनों शर्त संतुष्ट हो रही है यहाँ। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण, तो माना दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण मान लिया अपन ने एक्स अंश तथा छोटा कोण वाई अंश है, दो कोण। तो पहली शर्त दिया है दो समपूरक कोण, तो दो समपूरक कोणों का मतलब होता है वे कोण जो दोनों का समपूरक कोणों का मतलब है दोनों का योग 180 अंश हो। तो x धन y बराबर 180 अंश, यह बन जाए, तो x धन y बराबर 180, यह बन जाएगा समीकरण 1। क्योंकि समपूरक कोण यानी जब दोनों का कोणों का योग कितना हो 180 अंश, तो यह बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहे हैं कि बड़ा कोण यानी x, छोटे कोण यानी y से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर y धन 18 या x अंश बराबर y अंश धन 18 अंश। तो यहाँ x ऋण y बराबर आ जाएगा 18, यहाँ हमने पक्षांतर कर दिया, यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। यहाँ से x का मान निकाल के, यहाँ से x का मान निकाल के इसमें प्रतिस्थापित कर दे, तो समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से तो x धन y बराबर 180, तो x बराबर y का कर दिया हमने यहाँ पक्षांतर, तो यह बन जाएगा समीकरण 3। जो x का मान हमने निकाला है वह उसको रख रहे हैं हम समीकरण 2 में, तो यहाँ पर x का मान यहाँ रखेंगे तो 18 ऋण y बराबर 18, यहाँ x की जगह 180 ऋण y और ऋण y बराबर 18, यहाँ हम x का मान प्रतिस्थापित करें समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो x का यह मान रख दिया, ऋण y बराबर 18, तो ऋण के y और ऋण के y ऋण के 2y हो जाएंगे, 180 ऋण 2y बराबर 18, 2y का इस साइड पक्षांतर 18 का इस साइड, तो 180 में से 18 घटेंगे तो 162 बराबर 2y, 2 बटे में आ जाएंगे, तो 162 बटे 2 बराबर y, या y बराबर 2 का इसमें भाग दे दें तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y का मान आ गया 81। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 3 है x बराबर 180 ऋण y की जगह पर रख दिया हमने 81, तो 180 ऋण 81 यानी आ जाएगा 90, तो x बराबर 90। अतः बड़ा कोण है बराबर x अंश यानी 99 अंश और छोटा कोण y अंश यानी 81 अंश। अब दोनों का टोटल करें तो 180 आ रहे हैं, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक भी है, क्योंकि इसमें 18 जोड़ेंगे तब यह 99 आएगा, तो आंसर आ जाएंगे 99 अंश और 81 अंश। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य है 3800 रुपये। तो पहले हम एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य माने, तो माना एक बल्ले का मूल्य रुपये x तथा एक गेंद का मूल्य रुपये y है। अब एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y है, तो यहाँ कितनी बल्ले हैं? 7 बल्ले। तो जब एक बल्ले का मूल्य x तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य 6, एक गेंद का मूल्य रुपये y है, तो 6 गेंदों का 6y हो जाएगा। और कुल कितना है? 3800। तो यहाँ पहली शर्त बन जाएगी कि 7 बल्ले और 6 गेंदें दोनों का टोटल हुआ 3800 रुपये। यह पहला समीकरण बन जाएगा। इसकी दूसरी शर्त है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपये 1750। तो 3 बल्ले यानी 3x, 5 गेंदें यानी 5y बराबर 1750। यह समीकरण दूसरा। अब प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो पहला समीकरण हल करें। तो समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 1 है 7x धन 6y बराबर 3800। तो यहाँ 7x धन 6y बराबर 3800। यहाँ हमने 6y का कर दिया पक्षांतर, तो 7x बराबर 3800 ऋण 6y, तो x बराबर आ जाएगा 3800 ऋण 6y बटे 7। यह बन गया समीकरण तीसरा। जो हमने x का मान समीकरण 3 से निकाला है वो रखेंगे हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 में मान रख दें, तो 3 यहाँ हमने x का मान रख दिया। 3x का मान है 3800 ऋण 6y बटे 7 धन 5y बराबर 1750। 3 का इसमें गुणा कर दें, तो 3 का 3800 में गुणा करेंगे तो 11400। 3 का 6 में गुणा 3 18y बटे 7 धन 5y बराबर 1750। यहाँ LCM ले लें तो
11,400 ऋण 18 बाई 7 का इसमें गुणा हो जाएगा, 7 पंचे 35 बाई बटे 7 बराबर 1750। अब यहाँ इसको 35 में से 18 घटा दें तो 17 बाई, यहाँ यह ज्यों के त्यों बटे 7 बराबर 1750, 3 गुणा कर दें, इसके बटे एक का इसमें गुणा और 7 का 1750 में, तो 7 शून्य शून्य, 7 पंचे 35 की 5 हासिल की 3, 7 सतंजा 49, 3 52 की 2 हासिल की 5, 7 एकम 7 5 12, इसका इसमें हो गया और एक का इसमें गुणा, तो यह आ जाएगा 17 बाई बराबर 11,400 का हमने पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ 12,250 में से 11,400 घट जाएंगे तो 850 बचेंगे। यहाँ 17 बाई बराबर 850, तो बाई बराबर 850 बटे 17, 17 से काट दें, 17 एकम 17, 17 पौने 85, यह शून्य और बच जाएगा, तो बाई का मान आ गया 50। बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 3800 ऋण 6 बाई बटे 7, यहाँ बाई का मान हमने 50 रख दिया, तो 3800 6 पंची 30, 300 बटे 7, 3800 में से 300 कट जाएंगे 3500 बटे 7, 7 से कट जाएंगे 3550, 7 पंचे 35 और यह 2 शून्य, यानी x का मान 500 और बाई का मान 50, तो x बराबर 500 बाई बराबर 50, अतः बल्ले का मूल्य है 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य है ₹50, यानी एक बल्ले का मूल्य या प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹500, प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹50 है। इसका चौथा क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसका मतलब है नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा का मतलब है कि यदि कोई हो 1 किलोमीटर भी जाना है तो उसका नियत भाड़ा है पहले कितना, 10 रुपये। मान लें अपन की नियत भाड़ा 10 रुपये है और उसे और प्रति किलोमीटर उसके 5 रुपये हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को 2 किलोमीटर भी जाना है तो उसे 20 रुपये लग जाएंगे, क्योंकि वह यह बोल रहा है कि हम नियत भाड़ा तो लेंगे ही, चाहे वो 1 किलोमीटर जाए, चाहे 2 जाए, चाहे 10 जाए। अगर उसने टैक्सी चालू की तो 10 रुपये तो उसके निश्चित हो गए। तो अगर किसी को 1 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर के 5 रुपये और नियत भाड़े के 10 रुपये, यानी 1 किलोमीटर के उसे 15 रुपये लगेंगे। अब 2 किलोमीटर जाना है तो 20 लगेंगे, क्योंकि 10 तो उसको लेना है और 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेता है। अब किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो 25 वह हो गए और 10 रुपये नियत भाड़े के हो गए, यानी 35 रुपये लगेंगे। तो वो बोल रहे नियत भाड़ा ज्ञात करना है अपन को और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नियत भाड़ा का मतलब है अगर उसने टैक्सी चालू की तो वह बोल रहा है कि मुझे कम से कम 10 रुपये तो चाहिए ही। अब 1 किलोमीटर जाना है तो प्रति किलोमीटर के 5 रुपये तो 15 रुपये लेंगे। 10 किलोमीटर जाना है तो 10 पंचे 50 और 10 नियत भाड़ा यानी 60 रुपये लेंगे। तो यहाँ क्या माना कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹Y है। तो फर्स्ट शर्त से कि नियत भाड़ा धन 10 किलोमीटर का भाड़ा है 105 रुपये, उसका नियत भाड़ा धन 10 किलोमीटर जाना है किसी व्यक्ति को, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना लग रहा है 105, तो x धन 10 प्रति किलोमीटर भाड़ा बाई माना है तो 10 किलोमीटर का 10 बाई बराबर 105, यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त में भी बोल रहा है नियत भाड़ा धन 15 किलोमीटर का किराया कितना है 155, तो नियत भाड़ा x 15 किलोमीटर यानी 15 बाई बराबर 155, यह समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से करें तो समीकरण 1 से x बराबर 105 हमने पक्षांतर कर दिया, x बराबर 10 बाई बराबर 105, तो यहाँ x बराबर इसका हमने कर दिया पक्षांतर, तो x बराबर 105 ऋण 10 बाई, यह समीकरण 3 बन जाएगा। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो यह 105 ऋण 10 बाई x का मान रख दिया, धन 15 बाई बराबर 155, ऋण के 10 धन के 15 तो धन के 5 बाई, यहाँ 105 का हमने कर दिया पक्षांतर, तो 5 बाई बराबर 155 ऋण 105 यानी 50 आ जाएंगे। 5 बाई बराबर 50, बाई बराबर 50 बटे 5, 5 धाम 50, बाई का मान 10, बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दें तो x बराबर 105 ऋण 10, बाई का मान हमने 10 रख दिया, तो 10 धाम 100, 105 में से 100 जाएंगे तो 5 रुपये, तो नियत भाड़ा x बराबर x रुपये माना था, x का मान आ गया कितना 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹बाई माना था तो वो आ गया 10 रुपये। अब अगर
उसे 10 किलोमीटर जाना है तो 105 लगेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 10 धाम 100 और 5 रुपये नियत भाड़ा है तो 105। तो व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने का भाड़ा कितना लग जाएगा, x यानी नियत भाड़ा धन 25 किलोमीटर यानी 25y। तो x की जगह हमने 5 धन 25 गुणे 10, 25 धाम 150 धन 5 यानी 155 255 लग जाएंगे। यहाँ 250 धन 5 तो बराबर आ जाएंगे 5 धन 250 बराबर 255 रुपये। 25 किलोमीटर का कितना लग जाएगा, 255 रुपये। यहाँ 5 धन 250 255, अतः एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए रुपये 255 भाड़ा देना होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा।